गुड बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 29 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उस एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, चैप्टर नंबर 9 आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 आ रहा है और चैप्टर नंबर 11 भी आ रहा है। तो बच्चों ने कहा था कि सर चैप्टर नंबर 9 है ना, हमको पढ़ना है, हमको सीखना है। तो इसीलिए बेटा मैंने आज चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत की है और हम लोग पूरा शुरू से, है ना, जितना भी आपके लेवल का हो सकता है, जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे इतना पढ़ा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है? ओके मधु, क्लास में है ना टाइम लिया करिए बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, वो आपको हेल्प करे एग्जाम टाइम में। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो, चाहे और भी चीजें हो। 13 भी आ रहा है, ठीक है, 13 भी कवर किया जाएगा, बिल्कुल बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको इतना समझ में आया कि हम लोग करने क्या वाले हैं? तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ रहा है। आई बात समझ में? इतना क्लियर है बच्चा? अगर इतना क्लियर है तो वाई टाइप कर दो बेटा। ओके ओके, चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना, एकदम लाजवाब तरीके से आप सीखोगे हर एक चीज को। देखो बच्चा, सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो बंद आकृति होती है वो क्या होती है। मान लो इस तरीके से मैंने कुछ बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे। बताओ क्या ये बेटा बंद आकृति है? तो उत्तर होगा नहीं सर, ये नो बंद सर। क्यों? क्योंकि बंद आकृति का मतलब होता है जो हर तरफ से, है ना, बंद हर होना तरफ चाहिए। से घिरा हुआ हो। देखो यहाँ से तो ये घिरा ही नहीं है, यहाँ तो पूरा खाली है। जब बच्चा ये खाली है इसका मतलब ये क्या है? खुली आकृति है, ना कि बंद आकृति। लेकिन अगर हम ऐसे बना दें इस प्रकार से, तो अब बताओ क्या ये एक बंद आकृति है? बच्चों बताओ क्या ये बंद आकृति है? बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार की एनर्जी क्लास में बनी रहनी चाहिए। ऐसे ही चैट में आंसर आप लोग जरूर करना। तो यह एक बंद आकृति है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक तरीके से ये क्लोज्ड है ना, बंद है। आप इसके अंदर नहीं जा सकते, कहीं भी आप बाहर खड़े रहिए और इसके अंदर जाने की कोशिश करिए, आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर तरफ से ये बंद है, इसलिए इसको बोलते हैं बंद आकृति। बहुत अच्छी बात है, आपने बंद आकृति समझ लिया। देखो बेटा, हर एक बंद आकृति का, है ना, एक स्थान घेरा गया होता है ना। हर एक बंद आकृति क्या करती है? स्थान घेरती है। तो हर एक बंद आकृति के द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है, उसी घेरे गए स्थान को कहते हैं इसका क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों? बताओ बेटा, बेटा बताओ। उस आकृति जो कि बंद आकृति है, उस बंद आकृति के द्वारा जितना भी घेरा गया स्थान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया। जो बच्चे इंग्लिश थोड़ा सा चाहते हैं वही समझ लीजिए, इसको बोलते हैं एरिया। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है बेटा। अच्छा, अब समझना। अब जो ये एरिया आता है ना, जो भी एरिया आता है, जो क्षेत्रफल आता है, इसका कुछ ना कुछ मात्रक होता है ना बच्चा, मात्रक। अभी मात्रक क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है, मान लो ये आयताकार खेत है। ठीक है बेटा, मान लो एक बात करते हैं, मान लो ये एरिया आपने निकाला और एरिया आपने कहा कि सर इसका एरिया है 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मीटर स्क्वायर क्या है? इसका मात्रक है बच्चों। ठीक है, किसका? क्षेत्रफल का। अगर केवल मीटर रहता इसका मतलब वह लंबाई होता, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर है इसका मतलब वह क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल होगा। अंतर समझिएगा, ठीक है, अंतर समझिएगा। अगर बच्चा समझो, अगर मीटर है, ठीक है, अगर मीटर है इसका मतलब ये क्या है? लंबाई।
प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल प्रदर्शित कर रहा है। आप ये जरूर नहीं कि हमेशा मीटर स्क्वायर लेंगे, आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, आप किलोमीटर स्क्वायर ले लो, ठीक है, आप मिलीमीटर स्क्वायर ले लो, सब जो क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। गुड बेटा, एकदम बेसिक से है ना एडवांस तक पढ़ाएंगे जहां तक हो सकता है आपको, ठीक है। हर एक चीज जो कि एग्जाम में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है, जरूर उसको सीखना है यहाँ पे, ताकि आप है ना एग्जाम गुड परेशानी इवनिंग ना सर। महसूस। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके, अब देखो ये है आपका सर्वांग सम, ठीक है। क्या है ये? सर्वांग सम। अब समझते हैं कि सर्वांग सम होता क्या है। देखो बच्चों, मान लो दो आकृतियां हैं, ठीक है। मान लो एक का नाम है ए बी सी, दूसरे आकृति का नाम मान लेते हैं पी क्यू आर है, ठीक है। और आप समझना चाहते हो सर्वांगसम को, क्या कि सर्वांगसम होता क्या है। तो देखो बेटा, अगर कोई चीज सर्वांगसम होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो उसका आकार होता है, ठीक है, जितना भी बड़ा वो है या जितना भी छोटा है वो, ठीक है, वो टोटली बराबर होता है, ठीक है। और प्रत्येक भुजा की माप भी बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक भुजा की माप भी क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि उनका आकार बराबर होना चाहिए, प्लस प्रत्येक भुजा की माप भी बराबर होनी चाहिए। क्या आप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कैसे ये मैं समझाऊंगा, देखो बेटा, ठीक है। ये जो आप एसी भुजा देख रहे हो ना, इस वाले त्रिभुज की, यह बराबर होगा पी आर वाली भुजा के, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एक लाइन मैंने बनाया है, एक एक लाइन का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे दो दो लाइन मैंने बनाया है, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बीसी वाली भुजा है वो बराबर है, ठीक है, क्यू आर के। किसके बराबर है? क्यू आर के। और और बच्चा, ये जो तीन तीन लाइन के द्वारा मैंने दिखाया है, ठीक है, ठीक है, तीन तीन लाइन के द्वारा, इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के। यानी आप देख पा रहे हो कि हर एक यहाँ पे जो भुजा है वो क्या है? समान है। और तो और इनकी आकृति भी समान है। आप चाहोगे ना तो ये अगर एंगल मेजर करोगे तो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल नापोगे तो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, ठीक। और तो और अच्छा, ये वाला अगर एंगल नापोगे तो इस वाले एंगल के बराबर आएगा। आया समझ को कि आपको कि सर्वांग सम क्या होता है? जल्दी से बताओ, सबको आया समझ में कि सर्वांग सम क्या होता है? तो सर्वांग सम अगर दो आकृतियां हैं, इसका मतलब उनका क्षेत्रफल, सॉरी अभी क्षेत्रफल भी बात कर लेंगे, हालांकि अभी ये रिजल्ट ही है। अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम है, इसका मतलब उनकी परस्पर जो भुजाएं हैं वे बराबर होंगी ही होंगी, 100% होंगी, और उनका जो आकार है वो भी बराबर होगा, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, ठीक है, समझना, आप लोग खुद समझना। मान लो इस पी क्यू आर को मिटा करके, है ना, हम एक त्रिभुज ऐसे बना दें, ऐसे इतना बड़ा बना दें, फिर लिख दें इसको पी क्यू आर। अब बताओ, क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी बेटा? सर्वांगसम का परिभाषा ही है कि जो आकृतियां होती हैं वो बराबर होनी चाहिए आकार में, और उनकी परस्पर जो भुजाएं वो भी बराबर होनी चाहिए। तो देखो, एक तो बस इतनी छोटू सा है और एक इतना बड़ा सा है, ठीक है, ये दोनों परस्पर सर्वांगसम हो ही नहीं सकती, ठीक है। सर्वांगसम के लिए आकृति भी बराबर होनी चाहिए और उनकी भुजाओं की माप भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एसी को नापोगे, मान लो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो पक्की बात है जो पी पी आर होगा ना, ये जो पी आर है, ये पक्की बात है 5 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा, है ना।
चलो, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। अब देखो बेटा, अब देखो, अगर, ठीक है, अगर दो आकृतियां, समझना बच्चा, अगर दो आकृतियां सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उनका क्षेत्रफल, उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर, ठीक है। यानी तो आपने पीछे दो त्रिभुज देखे थे, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, इन दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन कब, अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तब। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ पहले, कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी एक दूसरे को ढक लेंगी ना बच्चों, एकदम एक दूसरे के ऊपर, है ना, आ जाएंगी। जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, मान लो ये मेरा हाथ है ना, तो ये जो दूसरा वाला हाथ है ये इसके ऊपर पूरी तरीके से आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से आ जाएगा, तभी तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम। अब बिल्कुल सही बात है, आप दोनों हाथों को इस तरीके से रखिए तो आपका भी हाथ इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर। तो ये दोनों के दोनों, है ना, ये दोनों के दोनों जो पंजे हैं आपके, दोनों के दोनों ये जो हाथ हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, सर्वांगसम है एक दूसरे की। आया समझ में बच्चा, जल्दी से बताओ, आया समझ में यहाँ तक? बहुत ही शानदार बेटा, है ना, बहुत ही शानदार। लेकिन बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई दो आकृतियां, है ना, दो आकृतियां हैं और अगर उनका क्षेत्रफल बराबर है, मेरी बात समझना, अगर कोई दो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो क्या ये जरूरी बात है कि वे दोनों सर्वांगसम ही होंगी? क्या ये जरूरी बात है कि उनकी जो आकार है, आकृति है, क्या वो सर्वांगसी सर्वांगसम ही होंगी? नहीं। देखो बेटा, हाँ, यासिका, सर्वांगसम को बोलते हैं, ठीक है, कन्ग्रुएंट, ठीक है, कन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली उसके बराबर हो जाना। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो बच्चा, होता ये है ना कि अगर कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो फिगर्स हैं, मान लो इस तरीके से आपने बनाया ए बी सी डी, ठीक है, और इस तरीके से बनाया आपने, मान लेते हैं पी क्यू आर एस, समझना बच्चा, हमने बोल दिया कि जो ए बी सी डी है वो पी क्यू आर एस के सर्वांगसम है, यानी जो ए बी सी डी है, ठीक है, वो सर्वांगसम है। सर्वांगसम देखो कैसे है, ठीक है? और आपकी आवाज कट रही है। बच्चों क्या मेरी आवाज कट रही है? यस सर, ठीक आ रही है। अभी ठीक आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, परेशानी होगी तो बताना बच्चा, ठीक है। यस सर। ओके, तो हम ये बता रहे थे कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है उसका जो जो भी वैल्यूज हैं, ए बी सी डी डी सी, है ना, वो यहाँ पे इस सब के बराबर है, ठीक है, आपस में ये सब बराबर है। कहने का मतलब ये दोनों के दोनों जो चतुर्भुज है वो सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों के दोनों चतुर्भुज आपस में सर्वांगसम हो गए ना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अगर मान लो इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 है, तो A1
बराबर होगा A2 के। अब आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? हमेशा याद रखो कि जब भी दो कोई आकृतियां सर्वांग सम हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आ गया ना, गुड। अब मैं इसका उल्टा बताऊंगा, रिवर्स। रिवर्स क्या? रिवर्स ये कि देखो बच्चा, अगर अगर कोई दो आकृतियां हैं, जैसे मान लो एक है रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत, और एक है स्क्वायर, ठीक है, एक है स्क्वायर इस तरीके का। मान लो ये है 4 सेंटीमीटर का बेटा, और ये मान लो आप 2 सेंटीमीटर का। फिर इसको आप ना 4 सेंटीमीटर का ही मान लो, ये जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप सारे बच्चों को कहोगे कि सर जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसका क्षेत्रफल सर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। और सर यहाँ पे लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई सर 2 सेंटीमीटर है, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? इस वाले आयत का। अब मान लो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो आप कहोगे सर जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर हुआ है, उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू कितनी है? ठीक है, एक काम करो, ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है, इस 4 को हटा कर ये बच्चा 8 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, 8 ले लो। ठीक, जब 8 सेंटीमीटर लोगे आप लंबाई, तो 8 रखो यहाँ पे, और चौड़ाई अभी भी कितनी है? 2, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे साइड का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बराबर बच्चा। आया है। बराबर आया ना? बराबर। हाँ, बराबर आया। लेकिन क्या ये दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम हैं? आप ये बताओ, जल्दी बताओ बच्चा। नो नहीं है ना? सर। हाँ, गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार उत्तर। तो बच्चों कहीं पे भी नोट करके लिख लो कि यदि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लेकिन लेकिन यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वांगसम होंगी। मैं इसको लिख देता हूं जल्दी से, ताकि जिन बच्चों को नोट करना है वे नोट कर सके। मैंने पहली वाली बात लिखवा दी थी, आपको याद है? मैंने अभी जस्ट लिखवाया था कि यदि दो मैंने नोट कर लिया। अच्छा, हाँ, वो वाला नोट कर लिया था ना? अब नोट करो, है ना, अब नोट करो कि यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल, जल्दी से नोट करो बच्चा, बराबर है, तो ये जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी को बनाए थे ना, एक आयत बनाए थे और एक वर्ग बनाए थे, उसको बता सकते हो आप लोग। आयत का लंबाई 8 मान लेना, चौड़ाई 2 मान लेना। वर्ग का लंबाई या चौड़ाई जो भी आप कह सकते हो, भुजा 4 सेंटीमीटर मान लेना। इसका जो एरिया आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, 16 आएगा ना? हाँ बेटा 16 आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल आएगा ये भी 16 आ जाएगा। लेकिन आप लोग खुद देख यस सकते सर। हो कि इनकी लंबाइयां अलग अलग हैं। देखो बेटा, ये 8 सेंटीमीटर का है, जबकि ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम
नहीं है। नहीं इनका है। नाम भी दे देना, ABCD, या नाम दे देना PQRS। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बता दो आप बच्चों। यस सर। आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों ने सीख लिया बहुत आसानी से। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। बच्चों इरेज करूँ इसे? सर नोट कर लिए सर। नोट कर लिया? गुड बेटा, गुड। किसी को भी डाउट होगा तो पूछना, है ना? जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है सब कुछ कवर किया जाएगा, बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चा। ठीक ओके है? सर। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। आप बेहतर स्कोर लाओ, यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं। ओके बच्चों, एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर एक आकृति है ऐसे करके, है ना? मेरी बात समझना बच्चा। मान लो इस तरीके से एक हमने बना दिया आयत, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको दो भागों में। मान लो इसका नाम है ABCD, और बेटा इसका नाम है, मान लेते हैं M, और इसका नाम है N। तो एक बात बताओ, अगर हम ABCD का जो क्षेत्रफल देखें, ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, AMND का क्षेत्रफल प्लस प्लस MBCN का क्षेत्रफल, इन दोनों के योगफल के बराबर नहीं होगा? बताओ बच्चा। आप ऐसे देखो, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमने, ठीक है, इस पूरे भाग वाले क्षेत्रफल से जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है। तो जब ये दोनों ही जुड़ेंगे बच्चों, आप खुद सोचना, जब ये दोनों ही जुड़ेंगे तो जो बड़ी वाली आकृति है, ठीक है, ABCD, क्या उस ABCD को नहीं बना देंगे? यस सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। यासिका, गुड बेटा, गुड। ठीक है, चल। तो हमने ये कहा कि अगर कोई आकृति है उसको दो भागों में बांटी गई है, चाहे किसी भी तरीके से बांट दो, कहीं से भी कट लगा दो, तो वह उन दोनों के ही क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगी। मान लो इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है मान लेते हैं A1, और इसका नाम है मान लेते हैं A2। ठीक है, तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल का नाम मान लेते हैं A है। तो जो A का मान होगा बच्चों, वो A1 प्लस A2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं सर। होगा? बिल्कुल। चलो, आई होप आपने इसको भी सीख लिया है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताना, जैसे मान लो लिखा है, ऐसे लिखा है, मान लो त्रिभुज त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो जानते हो बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं AR, फिर ट्राइंगल बना देना ABC। AR का मतलब होता है, AR का मतलब होता है बच्चा एरिया। एरिया, और एरिया का मतलब ही होता है क्षेत्रफल। तो कहीं पे भी अगर AR लिख दिया जाए तो समझना कि वो क्या लिखा है। एरिया। बताओ, एरिया लिखा है। आया यहां तक सबको समझ में? यस सर। ठीक है, इसको भी नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट करो। नोट कर लिया? सर कर लिया। कर कर लिया, लिया नोट। बहुत शानदार। ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोले हो या नहीं खोले हो? अपनी अपनी बुक्स खोलो बच्चों, आप लोग के पास NCERT है? खोला है बुक। बहुत शानदार, वेरी नाइस। किन बच्चों ने खोला है? अपना अपना नाम लिखो।
जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अपनी खोल के रखी हुई है अपना नाम लिखो। आप लोग बहुत से बच्चे हो बेटा, बहुत ही शानदार। राखी, नीतू, है ना, यस, आरुषि, पुष्पा, है ना, यस, ऋतु, गुड, मीनू, रिया, प्रतिमा, हिमांशी, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंसियर बच्चे हो आप लोग, बहुत ही शानदार। स्नेहा, याशिका, है ना। अब मैं जब तक पढ़ाऊंगा तब तक आप लोग को बुक्स खोल के रखनी है। हर दिन जब भी क्लास लगेगी बुक्स ओपन होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको, है ना बेटा, जो लाइटनेस है वो नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी के लिए चाहता हूँ कि आप लोग बेहतर स्कोर करो। हाँ, मुझे कुछ और जरूरी बातें आपसे करनी है। क्या है वो जरूरी बातें? देखो, मान लो, ठीक है, मान लो कि कोई दो आकृति सर्वांगसम है, ठीक है बच्चा। तो होता ये है कि मान लो कोई अगर मान लो आकृति ए है, ठीक है, आकृति ए है, तो वह आकृति बी के सर्वांगसम है। तो जो आकृति ए है उसका एरिया बराबर होगा आकृति बी के। जैसे आकृति ए आकृति बी क्या है मैं आपको समझाई देता हूँ। देखो बेटा, मान लो आपने एक त्रिभुज बनाया, फिर एक और त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दिया आकृति ए, इसका नाम दे दिया आकृति बी, और आपसे मैंने बोल दिया कि जो ये ए है, आकृति ए है, और ये जो आकृति बी है, ये दोनों ही सर्वांगसम है। चिन्ह देख रहे हो ना सर्वांगसम का, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। हमने ये बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ ए होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ बी की, और वही वाली लाइन यहाँ पे लिखी गई है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बच्चा। आ गया सर। आ गया समझ में, है ना। सारे बच्चे अपने अपने बुक्स को भी मिलाते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, सोनी गुप्ता के नाम से जो बच्ची है मैं आपको दोबारा एक बार समझाता दोबारा हूँ। समझा देना। मैंने कहा बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल। देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने ये कहा कि मान लेते हैं दो आकृतियां हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, फिर मैंने दूसरा त्रिभुज बना दिया, ऐसे ही एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही, ठीक है। मान लेते हैं मैंने पहले वाले का नाम रखा ए बी सी, या तो ए बी सी का अभी चक्कर हटा दो, अभी इसका सिंपल एक नाम रखो ए, इस वाले का एक सिंपल नाम रखो बी। मैंने आपसे बोला कि जो सिंपल आकृति ए है वो सर्वांगसम है आकृति बी के। तब अगर दो आकृतियां, अभी आपने ही कहा था बच्चों, देखो भूलो मत, आप ही ने कहा था कि सर अगर दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ ए क्या होगा? एरिया ऑफ बी। यहाँ पे लिखी, यही मैं आपको समझा रहा आपकी हूँ। आवाज कट रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। बच्चों अभी भी नहीं आ रही है क्या? खराब आ रही है क्लियर? सर। ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकिएगा। बच्चों दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? ओके हाँ, सर। हाँ, ये जो पहला पॉइंट है ये आपको क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, पहला यस। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जल्दी से देखो। लिखा है कि यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित क्षेत्र दो आकृतियों पी और क्यू द्वारा निर्मित, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग तलीय क्षेत्रों से मिलकर बना है तो एरिया ऑफ टी बराबर होता है एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। ये भी आपको हम समझाएं, ठीक है। जो अभी को वो आकृति नहीं बनाए थे, आपको याद है? इस तरीके से मैंने एक आयत बनाया था, ठीक है। सर। हाँ, इसमें कट लगा दिया था, याद है? याद है आपको? सर। हाँ,
मान लेते हैं इसका, Yes, sir. अच्छा इसका नाम ऐसे समझ लो, ये जो सबसे बड़ी वाली आकृति है, ठीक है बेटा, ये जो सबसे बड़ी वाली आकृति जो ब्लैक लाइन से इसका पेरीमीटर बनाया गया है, ठीक है, चलो उसका मान लेते हैं एरिया है टी, तो इसको कैसे लिखेंगे, ART, ठीक है। उस बड़ी वाली आकृति का मान लेते हैं नाम क्या है, टी, तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ टी। मान लेते हैं ये जो छोटी आकृति है, ये वाली है ना, ये वाली, इसका नाम है बच्चों मान लेते हैं पी, और ये जो खाली वाली आकृति है इसका मान लेते हैं नाम है क्यू। तो क्या एरिया ऑफ टी बराबर नहीं होगा एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू के? बताओ बच्चों। सर होगा। 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 हाँ, तो यही सेम चीज, ये सेम चीज आपके बुक में लिखी है पॉइंट नंबर 2 के रूप में। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। आ गया। सर। जल्दी से, यस सर। हाँ जल्दी से नोट करो बच्चा, जल्दी से नोट करो। सर कर लिया नोट। नोट कर लिया। सर थोड़ी इंग्लिश बता दो। अच्छा बेटा, ठीक है यासिका, मैं इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा। देखो बच्चा, मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे एक बड़ी सी आकृति जिसका एरिया है ना, आपने टी मान लिया, एरिया ऑफ टी, देन इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू, वेयर पी ये छोटा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट, एंड क्यू क्या है, ये पूरा बड़ा वाला पार्ट जो कि खाली खाली सा लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के एरिया के समेशन के बराबर होगा बच्चा, ठीक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, जल्दी से लगाओ आप लोग अपने नोटबुक में, जल्दी से लगाओ। अच्छा बच्चों, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर भी रहे हो कि बस देख ही रहे हो क्लास को? सर आप चेक कर सकते हैं। नोट कर रहे हैं। हाँ, क्लास के लास्ट में मैं चेक करूंगा। बहुत अच्छा, एक बच्ची ने बोला कि सर आप चेक कर सकते हो, तो ये तो बहुत जरूरी चीज है। क्लास के लास्ट में कोई भी क्लास से जाएगा नहीं, मैं कॉपी चेक करूंगा सबकी, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके ओके, तो जल्दी से हेडिंग लगाइए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। लिखा है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। आपने हेडिंग लगा दी सर? ठीक है। हाँ, तो मैं एक यासिका नाम से बच्ची है, इनको बताता हूँ कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे। देखो बेटा, एक ही आधार का मतलब होता है सेम बेस, एक ही आधार का मतलब होता है सेम बेस, ठीक है। समांतर रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो एक ही आधार पर यानी कि सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो आपकी आकृतियां होंगी, ठीक है, जो तरह तरह के फिगर्स होंगे, उनके बारे में पढ़ाई करनी है। आई होप यासिका को समझ में आ गया होगा, और मैं समझाता हूँ सारे बच्चों के। देखो बच्चा, मान लो यहाँ पे आपने एक आधार बनाया, एक बेस बनाया, और इसके होते हुए आपने एक त्रिभुज ऐसे बना दिया, और बच्चा एक त्रिभुज इसी आधार पर आपने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। मान लो इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। एक बात बताओ, जो ए बी है क्या वो सेम बेस है, एक ही आधार है? यस सर। है ना? किसके किसके लिए सेम बेस है? तो देखो, त्रिभुज ए बी सी के लिए, यानी ट्रायंगल एबीसी के लिए, और और ए डी बी के भी। हाँ, ट्रायंगल ए बी डी के लिए। बताओ बच्चों, हाँ बोलो बोलो बेटा, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। सर आ गया। आगे, बहुत शानदार। तो इसको, जो ए बी को आपने देखा, इसको हम लोग बोलते हैं समान आधार, समान आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेम। सेम बेस। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके बच्चा, ओके। लेकिन बच्चों, ठीक है,
अब ध्यान दो, अगर मैं एक आकृति ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, एक आकृति ऐसे बना रहा हूं मैं, आप लोग समझिएगा। ऐसे ए बी सी डी, और इसका नाम रख देते हैं एम एन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो समान आधार है, यानी कि जो सेम बेस है, वो कौन है? ए बी। ए बी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब बच्चों यहाँ पे देखो, दो ऐसे लाइंस है जो कि एक ही समांतर रेखा के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ना, ये जो आप देख रहे हो लाइन, ये वाली, समझना बच्चा, ये जो लाइन देख रहे हो डीएम वाली लाइन, डीएम, डीएम वाली लाइन देखो, और ये जो ए बी वाली लाइन देखो, ये देखो समांतर रेखा है ना बच्चों, समांतर रेखा यानी कि एक दूसरे के एकदम पैरेलल में है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में आपको दो आकृतियां दिख रही हैं। एक आकृति है ए बी सी डी, जो कि है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल। एक है चतुर्भुज ए बी सी डी, और दूसरा है, कोई देख पा ए रहा है एन दूसरा? एम बी। हाँ बताओ बेटा। ए एन एम बी। हाँ, ए एन एम बी बोल सकते हैं, या फिर ए बी एम एम एन। एन। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। बताओ बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। हाँ, तो इसी इसी प्रकार की आकृतियों को देखो बच्चा, जो ये मैंने आकृति बनाई, इसी प्रकार की आकृतियों को बोलते हैं एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। ये जो मैंने बनाया है एग्जैक्टली यही आपको शो कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आया आ समझ में गया। बच्चा? आ गया सर समझ। गुड बेटा गुड। इरेज करें इसको, इरेज करें। सर ये रिवीजन हो रही है ना, इसमें पोल नहीं होगी ना? हाँ बेटा, पोल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, पोल तो नहीं होगी, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके सर। बिल्कुल। हो गया ये? ठीक है बच्चा, अब मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके बुक में देखो ढेर सारी आकृतियां बनी हैं, जल्दी से देखो बेटा। अब आप लोग सवाल करने लायक हो चुके हो, हर एक चीज सीख चुके हो बच्चा। अब देखो यहाँ पे एक आकृति बनी है, रुको मैं इसको और बड़ा करता हूँ, ठीक है। देखो ये जो पहली वाली, ठीक है, आकृति है, जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बनाया गया है ए बी सी डी, यह एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, है ना। और बच्चों ध्यान दो, तो एक और आकृति है यहाँ पे डी ई एफ सी। बताओ, ये दो आकृतियां आपको देखी? सर। क्या ये दोनों ही आकृतियां, क्या ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है कि नहीं? यस सर। है ना? यस सर। तो ये बेटा इसको हम बोल देंगे यस, यानी कि वाई। इसी प्रकार दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो एस आर, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, रुको, आर, एक सेकेंड यार, हाँ देखो एस आर एम एन, एक आकृति आपको ये दिख रही होगी। दूसरी वाली आकृति देखना, एस पी क्यू आर, दिखा बच्चों आपको? यस सर। सर ये तो पहले वाली आकृति की तरह होगा जो आपने अभी बनवाई थी। हाँ हाँ, क्या हुआ बेटा? तो सर आपने अभी क्या बच्चा? बनाई थी ना, वही वाली सेम आकृति है ये। हाँ हाँ, सेम सेम सेम, ठीक है। अब देखो इस थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में देखो दो त्रिभुज हैं, देखो
एक त्रिभुज ये है BCD के नाम से, एक त्रिभुज देखो BAD के नाम से। बच्चों क्या ये दोनों ही समान आधार पर हैं? देखो आधार है, देखो यस यस सर। सर। है ना, समान यस आधार के सर। बीच में है। इसको भी बोलेंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। बच्चों अब कुछ आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करोगे अपने बुक का, अपना अपना एक्सरसाइज नंबर 9.1 ओपन करिए सारे बच्चे, सारे बच्चे ओपन करिए। कर लिया आपने ओपन? यस यस सर। सर। आज मैं प्रश्नावली 9.1 पूरा का पूरा कराऊंगा, ठीक है? समझना बच्चा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में, यानी अगर ऐसा हो तो जो उभयनिष्ठ आधार है, यानी कि जो सेम बेस है, जो कॉमन बेस है, ठीक है, जो कॉमन बेस है, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं उनको बता देता हूँ, कॉमन बेस आपको पहचानना है और दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है जो कि उसके बीच में स्थित है, दोनों समांतर रेखाएं, यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं उनको लिखना है और ये भी पहचानना है कि किनके किनके बीच में है। एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखो ये DC के ऊपर क्या बना है, एक त्रिभुज बना है ए DPC करके, ठीक है बच्चा, और आप देख पाओगे कि एक चतुर्भुज बना है ABCD करके। दिखा बच्चों आपको कि नहीं दिखा? यस सर। है ना? तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो उभयनिष्ठ आधार होगा, जो उभयनिष्ठ आधार होगा उसका नाम क्या होगा? DC। बहुत शानदार उत्तर, लाजवाब, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार पहले वाले क्वेश्चन के लिए DC होगा। और जो पैरेलल लाइंस हैं वो कौन कौन सी होंगी? तो एक है आपका AB और दूसरा है आपका AB DC। और BC। DC AB। सर मैंने यही बोला था, ABDC। अच्छा, AB और DC, ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। आया समझ में सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। बच्चों नोट करो। कर इरेज करें इसको? कर दो सर। ओके बच्चा, ओके। अब आ जाओ अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। थोड़ा इसको मैं और बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखो बच्चा, यहाँ पे SR बनाने की कोशिश की गई है। तो SR पे स्थित दो चीजें हैं, दो प्रकार के चतुर्भुज हैं। एक है SRNM और दूसरा चतुर्भुज है SRPQ। SRQP। हाँ, PQ बोल सकते हैं या QP, एक सिरता से बोलते हैं, एक लाइन से बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो दो चतुर्भुज है ना, कौन कौन से देखो, एक है SRQP और दूसरा है SRNM। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे समान आधार तो है, ठीक है, देखो ये समान आधार तो है, लेकिन बच्चों क्या ये जो बेस, सॉरी, ठीक है, क्या ये जो समांतर रेखा है क्या ये भी समान है? नो सर। है ना, सर अलग नो अलग। सर। बिल्कुल। अगर हम SRNM की बात करें तो उसके लिए समांतर रेखा ये होगा और ये होगा, ठीक है।
अगर हम बड़ी वाली आकृति यानी कि SRQP की बात करें तो समांतर रेखा देखो ये होगा, ठीक है, ये वाला और ये होगा। तो क्या दोनों ही समांतर रेखाएं अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है ना बच्चों? यस सर। यस सर, तो अलग अलग है। बिल्कुल, यस सर। तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, ये आपका उत्तर नहीं होगा। आया समझ में? यस सर। या एक ही आधार के बीच आकृति नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। अब आप सारे बच्चे बताओ थर्ड वाले का आंसर क्या होगा। अपने अपने बुक में देख सकते हो, इस वाली स्क्रीन पर सर देख ये सकते है। हो। गुड। सर यस। ओके, बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे भी बताओ बेटा। है ना ये? बिल्कुल बेटा, ये है। ठीक है, बहुत ही शानदार उत्तर ये है। कैसे है? इसके लिए थोड़ा सा आपको बुक को, है ना, अपनी बुक को, है ना, रोटेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा आपको रोटेट सर करोगे मैं ना। बताऊं? क्या हुआ बच्चा? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर जो RTQ हमारा ट्रायंगल बन रहा है, वो हमारा यस, RQ बेस पर बन रहा है। और हमारा बहुत समांतर चतुर्भुज का भी बेस है वो। और जो SP और RQ दोनों समांतर रेखाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार उत्तर, बहुत ही लाजवाब उत्तर बेटा। ठीक है, देखो बच्चों, इस बच्ची ने क्या बोला। आपका नाम क्या है बच्चा? सर रिया। एक सेकेंड, रिया। सरोज के नाम से जो बच्ची है उसका नाम है रिया। ठीक है, गुड। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक RQ बेस है, इसके ऊपर बना है एक त्रिभुज जिसका नाम है RQT। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब इसी वाले RQ बेस पर बना हुआ है एक चतुर्भुज, या फिर समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि इनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। दोनों बातें हैं, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, RQPS। तो बच्चों आप ध्यान देखो, इनके लिए जो दो समांतर रेखाएं हैं जो कि कॉमन है, वो है RQ और SP, है कि नहीं? और तो और जो समान बेस है वो कौन सा है? वो है बेटा RQ। RQ। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। बहुत ही शानदार। सर हमारा जो स्कूल का सिलेबस है उसमें 10th पॉइंट चल रही है। कोई बात नहीं बच्चा, कुछ भी चले, उससे कोई हम लोग को मतलब नहीं है। क्या ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है? पहले ये बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर, आ रहा है। जब आ रहा है तो उसी चीज को पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ रहा है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, है कि नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। तो बस स्कूल में कुछ भी चले, हमको उससे नहीं मतलब कुछ भी। हमको ये देखना है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर स्कोर कर सके, और वो तभी हो पाएगा जब आपके सिलेबस की चीजें पढ़ाई जाएं जो कि एग्जाम में आ रहा है, और यस सर। सिलेबस में ये वाला चैप्टर आ रहा है। ठीक है बच्चा? यस सर। चलो, अब मैंने देखो 3 सवाल मैंने ये कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये जो 3 सवाल है ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। क्या है ये? सर होमवर्क। होमवर्क। तो इसको करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल, हम लोग 9.3 भी कवर करेंगे बच्चा। अगले क्लास तक, है ना, 9.3 भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज पूरा का पूरा 9.1 कवर हो गया। ठीक है, आज पूरा का पूरा 9.1 कवर हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे ध्यान से तो मात्र ये 3 ही क्वेश्चंस हैं जिनको आप देखते देखते सॉल्व कर सकते हो अभी के अभी। ठीक है, जो ही ये सॉल्व होगा तुरंत हम लोग स्विच करेंगे 9.2 पर। ठीक है बेटा, ये देखो सर 9 इसमें तो बस ऐसे ही बताना है कोण को देखकर। क्या हुआ बच्चा? नो सर। यस यस, तो हम लोग 9.2 कवर करेंगे, फिर 9.2 करके फिर कवर करेंगे बच्चा हम लोग 9.3।
फिर हम लोग कवर करेंगे 9.3। आया समझ? यस सर। ओके बच्चा, ओके। तो यस ये सर। क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। बेटा कैसी लगी ये क्लास? सर बहुत अच्छी है। गुड सर होमवर्क गुड, चेक कर थैंक लो। यू। सर नोट्स हाँ चेक बच्चा, कर लो। हाँ बेटा, होम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स चेक कराओ सारे बच्चे। यस बेटा, बिल्कुल सही। सारे बच्चे नोट्स चेक कराओ। यस, ये क्लास ओवर हो रही है।